नमस्कार दोस्तों ये महीने ऐसे होते हैं, इन महीनों में अक्सर प्रतीक्षा होती है दुनिया भर में। जो वैज्ञानिक हैं, जो साहित्यकार हैं और जो शांति के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, उनमें एक होड़ छिड़ती है कि इस बार नोबेल प्राइज़ किसको मिलेगा। और इसकी खबरों की बाकायदा प्रतीक्षा होती है और बहुत एक तबका है पूरा का पूरा जिसकी नज़र इस बात पे होती है कि जो स्टॉकहोम से जो घोषणाएं होंगी वो किस तरह से होंगी। और इसी सिलसिले में सबसे बड़ी बात, जो दिलचस्प जानकारी आपसे बांटने का मन है, वो है कि नोबेल कौन था आखिर, जिसके नाम पर पुरस्कार। पहले बचपन में हम लोग जब नोबेल पुरस्कार की बात आती थी तो हम समझते थे कि नोबेल का मतलब बहुत बड़ा आदमी। तो ये बड़े आदमी जो होते हैं उनके लिए पुरस्कार होते हैं। बाद में धीरे धीरे जो पढ़ना शुरू किया, थोड़ी सी अक्ल जो है वो विकसित होने लगी, तो तब समझ में आया कि अल्फ्रेड नोबेल एक वाकई एक डिफरेंट टाइप का आदमी था, अलग किस्म का आदमी था। और उसने एक ट्रस्ट बनाया था। अब ट्रस्ट को भी बने को भी 100 साल से ज़्यादा का वक्फा हो चुका है। तो 100 साल पहले 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर की संपत्ति क्या होती है, उस बंदे ने 25 करोड़ डॉलर अपनी कमाई से उस ट्रस्ट में लगाए और ये तय किया कि हर साल इसके ब्याज से 6 पुरस्कार दिए जाते रहेंगे। 6 पुरस्कारों में केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मेडिकल साइंसेस और केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मेडिकल साइंसेस और इकोनॉमिक्स में, फिर साहित्य में, और छठा पुरस्कार था विश्व शांति की स्थापना में जिनका योगदान है। तो मित्रों, इसने क्यों शुरू किए, इस बात का अंदाज़ा आप लगाइए कि घटना है दिलचस्प, जिसे जानना बहुत ज़रूरी है, समझना कि आफ्टर ऑल इतना बड़ा ट्रस्ट और इतने 6 जो पुरस्कार हैं अलग अलग क्षेत्रों के, उसने क्षेत्र भी चुने। नोबेल खुद एक ज़िंदगी उसकी एक मैकेनिक से शुरू हुई थी और उसका पिता भी यही काम करता था। और उन दिनों में रूस में एक प्रतिद्वंदिता चलती थी और कुछ अन्य देशों में भी कि जो विस्फोटक पदार्थ है कैसे बनाए जाएं। तो विस्फोटक पदार्थ बनाने की एक होड़ थी, विस्फोटक हथियार बनाए जाते थे, जिन हथियारों का हमारे पौराणिक आख्यानों में तो बहुत है कि वो अग्निबाण, फलां बाण, ये बाण, वो बाण। लेकिन वो वस्तुतः जो चीज़ें हमारी माइथोलॉजी में थी उनके आधार पर आगे ख़तरनाक हथियार विज्ञान का ज्यों विकास होता गया बनने लगे। और उसमें विस्फोटक सामग्री का जो महत्व था बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और उसमें ये भी था कि एक घटना घटी थी छोटी सी, कि इसका सगा भाई अल्फ्रेड नोबेल का, वो एक विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग करते करते, तैयारी करते करते उस विस्फोटक से आग लगी और उस आग में इसका भाई भी ख़त्म हो गया। बहरहाल वो एक त्रासदी थी जो इसके जहन में बैठी हुई थी कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है। तो इसने सोचा कि दुनिया में होड़ तो है हथियारों की, विस्फोटक पदार्थ तो बनेंगे, हम अगर ना भी चाहेंगे तो भी बनेंगे, हम ना रहेंगे तो नए वैज्ञानिक आ जाएंगे, वो बनाएंगे। तो इसके लिए कुछ सेफ़र, कंपैरेटिवली सेफ़र, जिसकी ज़रूरत रचनात्मक कामों में पड़ती हो, ऐसा कोई बनाया जाए। तो डायनामाइट का नाम आपने सुना हुआ है। डायनामाइट बारूदी सुरंगों के काम आता है और इससे और बड़े चीज़ें, विस्फोटक हथियार भी बनते हैं, विस्फोटक सामग्रियां तैयार होती हैं। तो डायनामाइट का आविष्कार इस शख्स ने, नोबेल ने किया था। लेकिन इसके मन में कहीं ना कहीं एहसास था कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें विनाश तो है, लेकिन उसमें संभावनाएं हैं विकास की भी छिपी हुई हैं कि इसके माध्यम से जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसका इतना व्यापक प्रयोग भी हो सकता है अगर कोई रचनात्मक करेगा कि दुनिया में कोई भी आदमी भूखा नहीं सोएगा, कोई भी आदमी भूखे पेट नहीं सोएगा, कोई नंगे बदन नहीं रहेगा, सबके सिर पे छत होगी और दुनिया जो है वो एक समृद्ध और आदर्श दुनिया की ओर आगे बढ़ेगी। बहरहाल इसने इतना ज़्यादा, इसका वो सारा तंत्र इतना फैल गया था, इसकी प्रयोगशालाएं, और इसने, बंदे ने, आप अंदाज़ा लगाइए कि उन दिनों में इसने 355 आविष्कार अपने नाम पेटेंट करवा लिए थे। इतना बड़ा ये इसका दिमाग था, जहन था कि इसने जो अपने शोध कार्य के बूते पर 355 पेटेंट करवाए थे और उनसे अकूत संपत्ति इसके पास आ गई थी। और अकूत संपत्ति किसी शख्स ने, एक ने या दो ने या चार ने या चार उपभोक्ताओं ने नहीं दी,
या कुछ सैकड़ों उपभोक्ताओं के, कंज्यूमर्स के कारण नहीं आई, बल्कि वो देशों की सरकारों ने इसको प्रेशर दिया और देशों की सरकारों की ओर से इसको संपत्ति मिलने लगी और इतनी संपत्ति हो गई अकूत कि इसने सोचा कि मैं इसका प्रयोग रचनात्मक रूप से कैसे करूं। तो इसके जहन में बात आई, इसने अपनी कुल संपत्ति में से 25 करोड़ डॉलर उन दिनों में अमेरिकी डॉलर निकाले और उसका एक ट्रस्ट बना दिया, ये सोचकर कि इस ट्रस्ट का जो ब्याज है इस राशि का, उस ब्याज से ही हर साल 6 पुरस्कार जो हैं वो दिए जा सकते हैं। और पुरस्कार तो जब 6 पुरस्कार तो 6 वर्ग हैं, लेकिन पुरस्कार पाने वालों की संख्या अक्सर 17-18 में हो जाती है, क्योंकि एक एक पुरस्कार पे कई बार 2-2 वैज्ञानिक, 3-3 वैज्ञानिकों का अधिकार होता है। और कुछ पुरस्कार संस्थाओं के नाम भी होते हैं जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया होता है, जैसे इस बार भी एक संस्था को मिला, उससे पहले मदर टेरेसा की संस्था को मिला था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई ज़िंदगी में कि इसकी जो राशि थी, जिस भी ढंग से इसके पास आई, उसका सदुपयोग इससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। काश कि महाभारत काल में ऐसी बात दिमाग में, जहन में आई होती, तो कितना बड़ा वेद व्यास मुनि जब उसने महाभारत लिखा तो पता नहीं क्या क्या कहानियाँ आगे बन जाती, अगर उसका रचनात्मक दृष्टिकोण भी, निष्कर्ष भी हमारे सामने आता। बहरहाल वो चीज़ें निष्कर्ष में हमारे सामने आई तो दार्शनिक रूप में आई, फ़िलॉसफिकल दृष्टिकोण से आई, जीवन और मृत्यु के खेल के दृष्टिकोण से आई। बहरहाल हम लौटते हैं नोबेल पर। तो ये शख्स जो है, ये वैज्ञानिक, मूल रूप से डायनामाइट का आविष्कार इसके नाम था, और इसके अलावा बाकी 355 उसी श्रेणी के अलग अलग जो शोध कार्य थे उन पर इसको बहुत सारी संपत्ति इसके पास हो गई। और इसने उसके बाद सोचा कि मैं इसे शांति की और रचनात्मक कार्यों की और शोध की दृष्टि से जो काम करने वाले हैं उन लोगों को सम्मानित करूंगा, ताकि एक बेहतर दुनिया का जो सपना है वो साकार हो सके। तो ये 6 वर्ग थे जिसमें कि पुरस्कारों की घोषणा हुई। और इसमें मिलता क्या है मित्रों, कि आप अंदाज़ा लगाइए कि एक नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति को लगभग 4.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का अवार्ड मिलता है। और इसमें इसके अलावा बाकी ये 23 कैरेट एक सोने का एक पदक होता है, जिसका वज़न जो है वो 23 कैरेट होता है, और उसका जो व्यास है, जो घेरा है, वो लगभग 6 सेंटीमीटर उसका घेरा होता है। और साथ में प्रशस्ति पत्र होता है, और जिसको मिलता है उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे भारत में अगर गुरुदेव टैगोर को साहित्य का नोबेल मिला तो वो उसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम से भी जाने गए, उनकी एक पहचान बन गई, और उनकी गीतांजलि जो है वो एक अमर कृति के रूप में प्रसिद्ध हुई। हमारे देश में बहुत लोगों को मिला है, लेकिन उतना नहीं जितनी कि इस बड़े देश से अपेक्षा थी। उसके क्या कारण थे बाद में फिर कभी बात करेंगे। फ़िलहाल हम अपनी बात को अल्फ्रेड नोबेल तक ही रखते हैं कि उस बंदे ने अपनी कमाई में से क्या एक चीज़ हमारे सामने रखी। और ये इसकी जो स्थापना है, ये इसकी जो वसीयत है, वो 27 नवंबर 1895 में उसने वसीयत की थी। और वसीयत में मैंने आपको बताया कि कुल उसकी संपत्ति जो थी उन दिनों में, उस वक्त 90 लाख अमेरिकी डॉलर थी संपूर्ण संपत्ति, और उससे जो ब्याज की राशि जो एकत्र होती जाती थी वो भी करोड़ों में पहुंच गई थी। तो उसने 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर के एक उससे वो राशि निवेश की, और निवेश करने के बाद एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट के ज़िम्मे ये काम लगाया। नोबेल पुरस्कारों की चयन की प्रक्रिया बड़ी टीडियस होती है। अब ये कहा जाता है कि इसमें राजनीति होती है, जिसमें ये होता है, वो आप जो भी काम करेंगे उसमें नेगेटिविटी जिनके जहन में है वो नेगेटिव तरीके से सोचेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये है कि सकारात्मक तरीके से सोचा जाए तो कितने लोग इस अवधि में नोबेल से सम्मानित हो चुके हैं। और अगला वर्ष जो है, अगर लोगों को याद रहा, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं, बहुत सारी चीज़ों को कई बार हाशिए पे धकेल देती है, लेकिन ये नोबेल का शायद नाम ना भूले। अगला वर्ष में नोबेल पुरस्कारों का शताब्दी वर्ष के रूप में इसको मनाया जाएगा 2011, क्योंकि पहली बार जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1920 में मिला था, और अब 2020 और उसके बाद 2021 आ जाएगा, तो ये लगभग 100 वर्ष, अगला वर्ष जो है वो शताब्दी वर्ष होगा। हो सकता है कि नोबेल समिति जो है वो शताब्दी वर्ष में
कुछ नए पुरस्कारों की घोषणा करे, कुछ राशि बढ़ाने की भी घोषणा करे, लेकिन राशि का निर्णय अक्सर इसके ब्याज से होता है। और हो सकता है कि कुछ विषय और भी शामिल हो जाएं, लेकिन अब तक ये 6 विषय आपके सामने हैं और दुनिया में सैकड़ों लोग ही कहे जा सकते हैं, अभी हज़ारों लाखों में संख्या तो नहीं पहुंची, लेकिन जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, तो अब उसकी पृष्ठभूमि देखिए, डायनामाइट से शुरू होती है और रचनात्मक कामों की ओर जाती है। तो आज दोस्तों इतना ही, फिर कभी नोबेल पुरस्कारों के अलग अलग वर्गों की बात करेंगे और इस साल जो नोबेल का साहित्य पुरस्कार मिला है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शुक्रिया दोस्तों।